नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम इतिहास निरंतर पढ़ते जा रहे हैं और सारी यूनिटों पे हम निरंतर क्लास ले रहे हैं आपकी। 25 अप्रैल हमारा यूजीसी नेट का टारगेट है। 25 अप्रैल आपका मैं सिलेबस पूरा कर दूंगा, उपन्यास अन्य गतिविधियों को छोड़ के। उसमें भी पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ पढ़ाऊँगा अगर समय रहा तो। नहीं तो 25 अप्रैल तक मेरा टारगेट है कि इधर की 8 यूनिट में ज़रूर कंप्लीट कर दूँ आपकी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारी दूसरी यूनिट क्लास चल रही, आप जाके लिस्ट में देखें। तीसरी यूनिट में भारतीय काव्यशास्त्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। वो भी जाके अपनी लिस्ट में देखें। यूनिट 9 यानी निबंध की हम संपूर्ण निबंध आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं, जाके अपने लिस्ट में देखें, ठीक है। और 5वीं यूनिट यानी कविता में हम धूमिल की कविता पढ़ चुके हैं और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी पढ़ चुके हैं। दो कविताओं पर बात हो चुकी है यूनिट 9 में, यूनिट 5 में। और साथ में हम 3 कहानियाँ पढ़ चुके हैं, 3 कहानी पढ़ चुके हैं जो कि आपको एक साथ मिलने वाली हैं। और कहानी हो गई, नाटक भी, नाटक हमारे एक नाटक यानी बकरी नाटक समाप्त हो चुका है और अंधायुग नाटक शुरू हो गया है। तो हमारी निरंतर इतनी क्लासेस चल रही हैं, यानी हमारा टारगेट है 25 अप्रैल हम आपको सिलेबस कंप्लीट करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो ये देखो हमारे कुछ नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपको प्रयोगवाद, क्योंकि हम प्रगतिवाद तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम प्रयोगवाद पे आने वाले हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप एक बार यहाँ पे थोड़ी सी नज़र मारें, ठीक है, कि आप जो तार सप्तक जो कवि हैं याद नहीं होते हैं, बस एक लाइन में एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएंगे। दूसरे सप्तक के एक ही में दोहा पढ़ूंगा, इसी में सारे याद हो जाएंगे। तीसरे सप्तक के भी इसी प्रकार से याद हो जाएंगे, चौथे के भी एक ही दोहा में आपको मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो प्रयोगवाद की हमारी क्लास शुरू होने वाली है। और कविताएं अगर आपको नहीं याद होती हैं, जो रचनाएं याद नहीं होती हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ें। आपको ऐसे गाने सुनाता हूं कि रचनाएं तो आपको हूबहू याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रयोगवाद। बता देता हूं प्रयोगवाद। देखो हम प्रगतिवाद पढ़ चुके। प्रगतिवाद में हमने क्या सीखा? एक ही बात सीखी, सर्वहारा वर्ग की बात की गई इसमें। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रगतिवाद यथार्थवादी कविताएं लिखता था और प्रयोगवाद काल्पनिक कविता लिखता था, नए नए प्रयोग करता था। बस इतना ही फर्क है प्रगति और प्रयोगवाद में, ठीक है। जैसे राहों के अन्वेषी, ये प्रयोगवाद में एक बात कही गई। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हम प्रयोगवाद पे धीरे धीरे पढ़ते हैं और आराम से कंप्लीट करेंगे कि सन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने, याद रखना, एक तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में इसे प्रयोगवाद की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि तार सप्तक, ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा तीसरा चौथा सप्तक नहीं होता, तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कहने का अर्थ यह है पहले का ही नाम तार सप्तक है, उसके बाद दूसरे सप्तक तीसरे चलते हैं। पहले का पहला सप्तक नहीं कह सकते हैं, इस बात को याद रखना। पहले जो सप्तक था सबसे पहला वाला, उसको तार सप्तक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसका समय तो बहुत बार पूछा गया है कि तार सप्तक का समय क्या है। तार सप्तक के कवि, तार सप्तक का जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखना, किसने? अज्ञे ने किया था। चलो प्रयोगवादी कुछ रचनाएं हैं। देखो प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक थे कौन? नंदुलारे वाजपेयी। याद रखना, नंदुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। इंपॉर्टेंट है, बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी। इनकी जो रचना है कौन सी, आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक नहीं, नंदुलारे वाजपेयी कौन सी रचना है? कमेंट करके बताएं जरा, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कहा है। चलो प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधारा एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। देखो कौन कौन सी विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात कि जो प्रयोगवाद है ये प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का इसमें प्रयोग किया गया है। यानी इसमें प्रतीक बनाए गए हैं जो गांधीवादी थे, यानी गांधीवादी जो कविता लिखी जाती थी गांधीवाद के ऊपर, उसी को प्रतीक के रूप में प्रयोगवाद में रखी गई थी। एक बात, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए, 1939 से 1945, 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसका जो अस्तित्ववाद का इस पे जो है प्रभाव पड़ता है, द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का। आप जानते होंगे कि फ्रायड के बारे में, जो इनका जन्म 1856 में हुआ था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
मनोविश्लेषणवाद, याद रखना, मन का विश्लेषण, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी इस पे प्रयोगवाद पे प्रभाव माना जाता है। एक और आते हैं टी.एस. एलियट, जिनका जन्म 1888 में हुआ था। ये इनका एक सिद्धांत था निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। आपको हम पढ़ाएंगे पाश्चात्य में निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत क्या होता है, उसका भी प्रयोग प्रयोगवाद में किया गया था। एक थे फ्रांस का जो प्रतीकवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रतीकवाद भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रांस का जो प्रतीकवाद था उसका भी इसमें प्रयोग किया गया था। यानी ये कुछ बातें हैं जो इसका प्रभाव प्रयोगवाद पे दिखाई देता है। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, यानी इसमें विचार की बातें नहीं ज़्यादा की गई कि आपकी कविता में कोई विचार आपको मिलेंगे, सीधे कल्पना का दृश्य मिलेगा, ठीक है। नए नए प्रयोग किए जाएंगे। नवीन राहों का अन्वेषण, इसमें व्यक्तिकता, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता, शहरी प्रेम दृष्टि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब समझना, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, यानी इसमें विचारों का निषेध किया गया। नवीन राहों का अन्वेषण, नए नए राहों का प्रयोग किया गया, नए नए के प्रयोग किए। व्यक्तिकता, यानी इसमें व्यक्ति का बड़ा महत्व रहा। दूसरी क्षण की महत्ता, यानी क्षण यानी एक क्षण, कहते क्षण भर यहाँ पे आके पास बैठो, आगे की कविता जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें यौन चेतना की प्रबलता रही है इसमें, और शहरी प्रेम दृष्टि का प्रयोग इसमें खूब किया गया है, यानी इसकी प्रवृत्तियां रही हैं, शहरी प्रेम पे बात की गई है, अच्छी बात है। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्यवर्गीय, इंपॉर्टेंट ये एक लाइन ये वाली होगी कि जो प्रयोगवादी कविता है उसमें मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया, ना तो निम्न वर्गीय ना उच्च वर्गीय, सीधे मध्य वर्गीय का चित्रण किया गया। किसमें? प्रयोगवादी कविता में। किसमें भैया? प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है, ठीक है, एक बात। दूसरी सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने ये निकल के आती है कि आगे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया, याद रखना, एक 1943 में किया था, एक 52 में किया था, एक 59 में किया था, और एक लास्ट में 79 में किया था, ठीक है। पहला 43, दूसरा 52, तीसरा 59 और चौथा 79 में। हमें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी इनके बारे में, ठीक है। तो आगे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। 4 सप्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा था, याद रखना, कि आगे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा, ये बता दीजिए भैया मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे गुरु, कि ये बताइए कि आगे ने तार सप्तक के, यानी कौन से तार सप्तक में, पहले, दूसरे, चौथे में, तीसरे में, कि राहों का अन्वेषी कहा प्रयोगवादी कवियों को। तो जो तार सप्तक था, यानी जो पहला ही सप्तक था तार सप्तक, उसकी भूमिका में इन्होंने कहा था कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वो राहों का अन्वेषी हैं, ठीक है। कुछ प्रयोगवादी की विशेषताएं भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ में। देखो, सबसे पहली बात, इसमें बौद्धिकता का प्राधान्य, वही बात है, बौद्धिकता का इसमें प्राधान्य किया गया, विचार नहीं, बौद्धिक प्राधान्य किया गया है। उपमानों की नवीनता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी उपमान मैले हो गए हैं। ये कविता आगे की जो हम पढ़ेंगे तो उसमें उपमानों की खूब नवीनता की गई, यानी उपमाएं खूब दी गई हैं, ठीक है। उपमा जानते होंगे, उपमा जानते हैं, उपमा अलंकार आप जानते हैं, उसी को कहते हैं उपमा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या, जैसे जहाँ पे उपमान उपमेय होता है, यानी चंद्रमा, यानी मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, तो मुख क्या है? उपमेय, चंद्रमा क्या है? उपमान। तो इसी को कहते हैं उपमान की नवीनता। यथार्थवाद का आग्रह किया गया इसमें, जो दिखाया, जो सामने दिख रहा था उसी का इसमें प्रयोग किया गया। साधारण विषयों का निरूपण किया गया, यानी जो साधारण विषय थे उनका निरूपण कर दिया गया था, ठीक है। अहंवादी प्रवृत्ति का प्रधान रहा, यानी अहमवादी रही, अहंकारी रही। निराशावाद और भाषा का प्रयोग इसमें अच्छे तरीके से किया गया। ये प्रयोगवादी कवि है, ठीक है। आगे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये बात दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, ठीक है। कौन सा? कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। ये आपसे लाइन पूछी जा सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। ये दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा गया। किस सप्तक में? दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा गया था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है और हम भैया वादी नहीं रहे, हम वादी
नहीं रहे। ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, ठीक इसी तरह कविता भी कोई वाद्य नहीं है। यानी कविता में कोई वाद, हम सोच रहे हैं कि कोई वाद चला रहे हैं तो वाद्य नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। देखो, प्रयोग को इन्होंने साधन माना है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ठीक है। अगेन है दूसरे सप्तक में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन है दूसरे सप्तक में आत्म अन्वेषण, कितना आत्म अन्वेषण पर बल दिया। दूसरे सप्तक की भूमिका में इन्होंने, यानी जो दूसरा सप्तक हुआ उसमें आत्म अन्वेषण किया, आत्म अन्वेषण किया दूसरे सप्तक में, दूसरे सप्तक में आत्म अन्वेषण किया, यानी आत्मा का अन्वेषण किया। ठीक है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं, देखो हम क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। किसका कथन है भैया? रामविलास शर्मा का। प्रयोगवाद, याद रखना, एक शैलीगत विद्रोह है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन किसका है? नगेंद्र का है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसका कथन है? नगेंद्र का है। किसका है भैया? नगेंद्र का है। किसका कथन है? यहाँ पे नगेंद्र कर लीजिए। ठीक है, नगेंद्र का है। किसका है भैया? नगेंद्र का है। ठीक है, किसका है? नगेंद्र का है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कथन किसका है? नगेंद्र का है। किसका है भैया? नगेंद्र का है। ठीक है। फिर अगला कथन आता है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन, याद रखना। ये रामस्वरूप। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कथन किसका है? रघुवीर सहाय का। ये प्रयोगवाद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसका कथन है? रघुवीर सहाय का। ठीक है, रघुवीर सहाय। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। अब अनुसंधान की बात आ गई, कथन किसका है? केसरी कुमार का है। किसका है? केसरी कुमार। किसका है भैया? केसरी कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग की क्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। ये कथन किसका है भैया? अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे। किसका है भैया? अज्ञे। और थोड़ी सी बात जानकारी लेने हैं कि प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध, एक निबंध लिखा है इन्होंने, समीक्षा की समस्याएं में लिखा है। किसने? मुक्तिबोध का ये कथन है। किसका? मुक्तिबोध का कथन है कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। यानी कि एक कोई जमाना था जो प्रयोगवादी जो कविताएं थी वो प्रगतिवाद के बहुत निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की, बहुत भर्त्सना की। जो अपने से भिन्न है, जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। बिल्कुल सही बात है, जो हमसे भिन्न है वो हमारा विरोधी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। ये कथन किसका है? आपको पता होना चाहिए कथन किसका है। ये मुक्तिबोध का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? मुक्तिबोध। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर ही दें। इतना तो आप कर सकते हैं, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख दें। आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस इतना कहना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, कि थोड़ा आप लोगों के सपोर्ट से दुआ होगी तो हम भी कुछ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। बस इतना याद रखो, अगर मुझ पे भरोसा किए हो आप, और आप ही मेरा सपोर्ट करोगे, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, आपको कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं, मैं सब ढूँढ के आपको दूँगा। ठीक है,
कहाँ से एग्ज़ाम बनना है, किस क्या पैटर्न है, सब मैं आपके लिए तत्पर हूँ। बस आपका प्यार चाहिए थोड़ा-सा, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है? देखो तार सप्तक का समय क्या है 1943। देखो ये 4 सप्तक आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सप्तकों का समय आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं, पूछे भी खूब जाते हैं। तो याद रखना, तार सप्तक का जो समय हुआ है ये 43 हुआ है। तार सप्तक, तास से 43। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा लिखा है, तो दूसरा से जहाँ पीछे 2 लिखा हो 1952 दूसरा सप्तक। तीसरा सप्तक यहाँ पे तीसरा, इसके 3 से गुणा कर दो तो लास्ट में 9 आ जाएगा, यानी 1959। ठीक है। चौथा सप्तक यहाँ भी 9 है, तो चौथा सप्तक क्या होगा 1979। अरे ऐसे याद कर लो, देखो 43, 7 और 9 यानी कितना 9, फिर कितना 52 और इधर 6। ठीक है। 43 सबसे पहला जो याद रखना, तार सप्तक का 43 है, फिर 7 2 9 जुड़ा तो कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है। फिर 52 में कितना जुड़ा है 6 जुड़ा 59 हो गया, 7 जुड़ा, सॉरी 7 7 7 जुड़ा तो कितना हो गया 59 हो गया। और फिर 59 से सीधे पहुंचा है 79, यानी कितना जुड़ गया है 59 से 69 69 से 79 यानी 20 जुड़ गया। कितना 20 जुड़ गया। तो 9 6 20 ऐसे याद रखना, एक ऐसे बना सकते हैं आप 9 6 20। ठीक है। 9 6 20। तार सप्तक 43, दूसरा सप्तक 52, तीसरा सप्तक 59 और चौथा सप्तक 79। ठीक है। 43 52 59 79, 9 6 20, 9 6 20। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम लोग ये तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 43 52 59 79। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तार सप्तक जो कि 1943 में आया। कब आया है 1943 में आया भैया। तार सप्तक कब आया भैया 1943 में। कब आया भैया 1943 में। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कुछ कवि देखो, आप लोग पहले नंबर पे आपको क्या करना है, इनके सन याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मैं इनको तो तार सप्तक के जो कौन से कवि हैं उनको तो मैं याद ही करा दूंगा, ये तो बस 1 मिनट का काम है, पर इनके सन जरूर याद रखें। देखो, अज्ञे का जन्म 11 में हुआ। अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था भैया 1911। अज्ञे मतलब अज्ञे का जन्म कब हुआ है 1911। 1911 कहाँ हुआ था देवरिया में। कहाँ हुआ था भैया देवरिया। अज्ञे 11 देवरिया। अज्ञे 11 देवरिया। रामविलास शर्मा का जन्म भैया कब हुआ था 12 में हुआ था। कहाँ हुआ था उन्नाव में। ठीक है। रामविलास शर्मा याद रखना, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। अब देखो यहाँ पे शर्मा में आपको पता है, यहाँ पे ये वाला सा देखो कुछ 2 टाइप का नजर आ रहा है, तो 2 पीछे भी है 1912। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, राम का जन्म उन्नाव में हुआ था। बार बार पूछने की राम का जन्म कहाँ हुआ नहीं है, उन्नाव में हुआ था, याद रखना। तो रामविलास शर्मा 1912 उन्नाव। मुक्तिबोध का जन्म याद रखना, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे बलवंत हैं। यहाँ पे वो प्रभाकर माचवे दूसरे हैं, ये प्रभाकर माचवे बलवंत हैं, जो कि दोनों लोगों का जन्म 17 में, और दोनों लोग ग्वालियर के रहने वाले थे, याद रखना। मुक्तिबोध, ठीक है, 17 और प्रभाकर माचवे बलवंत दोनों लोगों का जन्म 17 में हुआ। कहाँ हुआ था ग्वालियर में हुआ था। कहाँ था ग्वालियर में। अज्ञे कहाँ हुआ था देवरिया। रामविलास शर्मा उन्नाव। मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे बलवंत ग्वालियर। ठीक है। 11 12 17 17। ठीक है। ये नेमचंद्र जैन आते हैं। देखो नेमचंद्र जैन, इनका जन्म हुआ था, ये भी 1917 में हुए थे। ठीक है। इनका जन्म देखो 1917 में, सॉरी इनका नेमचंद्र जैन का जन्म कब हुआ था 1918 में। कब हुआ था नेमचंद्र जैन का जन्म कब हुआ था 1918 में। आप लोग पता होना चाहिए कि आगरा में क्या है ताजमहल है, और ताजमहल को जब देखने जाता है तो अच्छी तरीके से कब देख सकता है, जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाए। ठीक है। 18 साल की जब उम्र के ऊपर जाएगा तभी आगरे का ताजमहल देखेगा, तब उसको समझ में बात आएगी कि दरअसल आगरा का जो ताजमहल बनाया गया था वो प्रेम की निशानी है। ठीक है। और 1 2 बार नहीं, नियमित कई बार देखोगे तब, नियमित यही नियम से याद रखना। नेमचंद जैन का जन्म 1918 और कहाँ हुआ था आगरा में। गिरजा कुमार माथुर याद रखना 1918 में भी इनका जन्म मध्य प्रदेश। तो माँ से माथुर, माँ से मध्य प्रदेश, याद रखना 18। ठीक है।
भारत भूषण अग्रवाल वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब हुआ था? 1919 में। इनका भी कहाँ जन्म हुआ था? मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में। तो देखो आगे 11 रामविलास शर्मा, 12 मुक्ति बोस, 17 प्रभाकर माचवे, 17 नेमचंद जैन, 18 गिरिजा कुमार माथुर, 18 ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल 19। तो देखो सन ज़्यादा है ही नहीं, एक 11 वाला है, फिर एक 12, फिर 17 18 19, 11 12 17 18 19, बस इतना तो है, 11 12 17 18 19, ठीक है। अब बात आएगी कि आपको ये तार सप्तक के कवि याद कैसे हों। तो एक ट्रिक याद रखना, अमूने गिरा प्रभा, बस इतनी ट्रिक याद रखना। अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, ऐसे याद रखना, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा, अमूने गिरा प्रभा। आ से आगे, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमचंद्र जैन, और फिर गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से कौन हो जाएंगे? गिरा से क्या जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। गिरा से क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। और प्रा से क्या हो गया? प्रभाकर माचवे। प्रा से क्या हो गया भैया? प्रभाकर माचवे। भा से क्या हो गया? भारत भूषण अग्रवाल। ठीक, तो अमूने गिरा प्रभा। ठीक, बस एक बात। चलो दूसरा सप्तक 1952 में वेरी इंपॉर्टेंट आया था। इसमें शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 1911 आगे, और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 11 में हुआ, और उनका हुआ था कहाँ? इनका देहरादून में हुआ था। ठीक है, याद रखना, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। भवानी प्रसाद मिश्र, मिश्र नहीं मिश्र, मिश्र, ये इनका जन्म हुआ था 13 में। कहाँ? होशंगाबाद में। ठीक है, आपको पता है कि भवानी माता एक बार राक्षस से कह रही हैं कि तेरे होश में ठिकाने लगा दूंगा। कौन कह रही हैं? भवानी माता जो होती हैं, भवानी, वो कह रही हैं एक राक्षस से कि तेरे होश में, देख लेना, एक दिन होश में लगा दूंगा, होश में ला दूंगी, तो तेरे होश उड़ा दूंगी। तो तेरे से तेरा और होश से होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 13, और कहाँ हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद। ठीक है। शकुंत मात्र याद रखना, ये दूसरे सप्तक में एक लेडी हैं, यानी महिला है, शकुंत माथुर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? शकुंत माथुर महिला है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर महिला है। इनका जन्म कब हुआ था? 22 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था शकुंत माथुर। हरि नारायण घनश्याम व्याल, इनका जन्म 23 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था भैया? मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट, नरेश मेहता का जन्म कब हुआ था? 24 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। धर्मवीर भारती नहीं भूलना है आपको, 1926 में। कहाँ? इलाहाबाद में। ये आपके नाटक, इनका नाटक भी लगा है, अंधायुग, इंपॉर्टेंट है। रघुवीर सहाय, इनका जन्म 1929 में हुआ था, और कहाँ? लखनऊ में। ये अपने लखनऊ के हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रिक ये याद कैसे होगा? बस एक ट्रिक याद रखना कि भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मय वीरा। भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मय वीरा। भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला से शकुंत माथुर, हर से कौन हो गए? हर नारायण व्यास। ठीक है, और रघुवीरा से क्या हो गया? रघुवीर सहाय। नरेश से क्या है गए? नरेश से कौन हो गए? कहाँ गए? नरेश मेहता। ठीक है, बहादुर से क्या कौन हो गए? बहादुर से भैया शमशेर बहादुर सिंह, और धर्मवीरा से कौन से हो गए? धर्मवीर भारती। तो भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मय वीरा। याद रखना, ये ट्रिक है आपके दूसरे सप्तक की। किसके? दूसरे सप्तक की। चलो तीसरा सप्तक जो कि आया 1959 में। कब आया था? 1959 में। इनके कवि, जन्म और स्थान, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इनका जन्म 1919 में। कहाँ हुआ था? रायबरेली में। मदन वात्स्यायन, इनका जन्म 1922 में। विजय देव नारायण शाही 1924 में। कहाँ जन्म हुआ था? काशी में। ठीक है। कुंवर नारायण 1927 में। कहाँ? फैजाबाद में जन्म हुआ था। कहाँ भैया? फैजाबाद में। फिर आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में। कहाँ जन्म हुआ था? बस्ती में। केदारनाथ सिंह, इनका जन्म कब हुआ था? 32 में हुआ था। और कीर्ति चौधरी का जन्म 1935 उन्नाव। याद रखना, ये कौन है? महिला है, इंपॉर्टेंट है। पहले सप्तक में, दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर थी, तीसरे में कीर्ति चौधरी, ये याद रखना। देखो शकुंत माथुर दूसरे, कीर्ति चौधरी तीसरे, ये आपको महिला याद रखने की, महिला पूछ ली जाते हैं। 1935 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव में। ठीक है, ट्रिक इसकी याद रखना, प्रयाग कीरत कुंवर केदारा,
मदन विजय सर्वेषु दयाला। प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेषु दयाला। प्रयाग कीरत के कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेषु दयाला। तो प्रयाग से कौन हो गए आपको? प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कीर्ति से कीर्ति चौधरी। कुंवर से कौन हो गए? कुंवर नारायण। केदारा से क्या हो गया? केदारनाथ सिंह। यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, याद रखना, केदारनाथ सिंह है, ठीक है। मदन से कौन हो गए? मदन से कौन हो गए? मदन वात्स्यायन। विजय से विजयदेव नारायण शाही। और सर्वेश्वर से कौन हो गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। दयाल से क्या हो गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौथा सप्तक याद रखना 1979 में आया। और इसमें जो कवि हुए 7 सप्तक इसीलिए कहा गया क्योंकि 7 कवि हैं। एक का नाम है अवधेश कुमार, एक का नाम राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे। याद रखना ये कौन है? महिला हैं। पहले दूसरे में शकुंत माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी, चौथे में सुमन राजे। पहले सप्तक में कोई महिला नहीं, याद रखना। श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ठीक है, याद रखना। ये चौथे सप्तक के कवि हैं। ट्रिक याद रखना, कुंभज अवधेश श्री राम किशोरा, राजेंद्र स्वदेश सुमाना। अब ट्रिक पहले देखो, पहले सप्तक के अमोने गिरा प्रभा, दूसरे में भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मय वीरा, दूसरे। तीसरे में प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, नरेश बहादुर किसे? एक मिनट, हाँ, प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेषु दयाला। फिर चौथा कौन सा? कुंभज अवधेश श्री राम किशोरा, राजेंद्र स्वदेश सुमाना। फिर से आएगा, फिर से एक बार हमारे साथ गाओ, ठीक है, गाइए आप लोग कि अमूने गिरा प्रभा सबसे पहला। तो अमूने गिरा प्रभा पहले सप्तक के कवि। आ से आगे, मुँह से, मुक्तिबोध न से, नेमचंद्र जैन। गिरा से गिरा जो है क्या नाम है? गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। अपराध से कौन है? प्रभाकर माचे बलवंत। अच्छा, फिर दूसरे भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मय वीरा। तीसरा प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेषु दयाला। चौथे कुंभज अवधेश श्री राम किशोरा, राजेंद्र स्वदेश सुमाना, ठीक है। तो ये हम आज सिर्फ परिचय आपको दिए हैं जो प्रयोगवाद का। प्रयोगवाद लंबा टॉपिक है, चलेगा आपको। एक बात फिर मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाऊंगा भैया, क्योंकि एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है। जब भी पढ़ो एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो, बिल्कुल कंठस्थ करते चलो, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, बड़ा टॉपिक है। आप सोचो कि एक क्लास में, 2 क्लास में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास करा दूं, तो वो तब हो सकता है जब एनटीए वाले मुझे ही अपने वहाँ बिठा लेंगे, तब मुझे जो पूछना होगा सिर्फ आपको उतना ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। ना वो मुझे वहाँ बुलाएंगे, ना मैं आपको एक वीडियो में कुछ पढ़ा पाऊँगा। जो भी ये आपको एक वीडियो में पढ़ाते हैं वो भगवान हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो एक वीडियो में जो है उतना पूछ ले उनकी, क्या पता। भाई मैं नहीं, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं जान सकता हूँ कि क्या पूछ सकते हैं। मगर हाँ इतना है कि प्रीवियस ईयर पेपर देख के, ठीक है, और संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, पर 100% को ये नहीं कह सकता कि यही आएगा एग्जाम में, ठीक है। मगर हाँ इतना कहता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, क्योंकि मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यही है। तो आपको इसीलिए आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते आपको चलना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे विराम लेते हैं, और आपको बार बार वही कहते हैं कि अगर आपको नोट चाहिए तो इस नंबर पे 97 21 56 58 75 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। उसी पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसी के नहीं आप सोचिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम कहीं से पढ़ लेंगे, सबके पास गाइडें होंगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ना तो इनसे कुछ बाहर मिलेगा, मगर कुछ चीज़ें निकाल के उसमें से दी जाती हैं, इधर उधर और किताबों से छानी जाती हैं। दूसरी बात, चाहे आप नाटक पढ़ें, निबंध पढ़ें, कहानी पढ़ें, कविता पढ़ें, ठीक है, उन पे विचार आलोचकों के मत क्या हैं, और इस फॉन्ट में आपको देना नोट्स आपको एक बेहतरीन तरीके से, ये बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं मैंने रखी है नोट्सों की, 299। याद रखना फीस कितनी है भैया? 299।
299 में आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कंठस्थ कर लो, बस मन में कंठस्थ होनी चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंठस्थ करो, जहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ने लायक थी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के यहीं पे क्लास लेते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो कम से कम लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, इतना आपका कर्तव्य है, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।